हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी बाय ज्योति नैन। मेरा नाम है ज्योति और स्टूडेंट्स आज से मैं ना एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे हमारे। आप सबको पता है जो भी यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो हमारा ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर जिसको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, इनके बिना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके बिना शायद आप नेट क्वालिफाई करना इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से कंसेप्ट अभी नेट में रिसेंटली पूछे जा रहे हैं, वहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, मुझे पता है, मतलब हो सकता है एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते लेकिन कंसेप्ट जरूर रिपीट होते हैं। ठीक है, ये जो मेरी सीरीज होगी, मतलब अगर आप को बेसिक नॉलेज है, आपको अगर बेसिक नॉलेज है लिटरेचर की, इंग्लिश लिटरेचर की, और अगर ये आप सीरीज़ लगा लेते हो जो मैं अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ, मतलब मोस्टली पेपर्स करवाऊँगी मैं अभी रिसेंटली जो हुए हैं, अगर उनको लगा लेते हो तो मैं 100% गारंटी लेती हूँ आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। और बहुत क्वेश्चन बहुत सीरियसली लेना है जो भी मैं करवाने जा रही हूँ। तो ये थी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की क्या इंपॉर्टेंस रहती हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, नो मैटर। बच्चे बोलते हैं मैम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, मैं मानती हूँ, लेकिन बच्चे कंसेप्ट रिपीट होते हैं और 100% रिपीट होते हैं। उसके आसपास का आपको पता होना चाहिए। अगर चार्ल्स डिकिंस हमारा पेपर में आ गया क्वेश्चंस, तो उसमें जितने भी 4 ऑप्शन हैं आपको वो पढ़ने पड़ेंगे, उनमें से 100% क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहली बात है, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये है हमारा मार्च 2023 का और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कोटेशन दी हुई है और इसमें पूछा गया है ये किसने लिखी है। मैंने आंसर मतलब आपको दिख गया, लेकिन ये टेस्ट सीरीज़ नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन ही कर रही हूँ, सिर्फ समझाने की मेरी वो है, इसमें कोई आपकी टेस्ट सीरीज़ नहीं है ये, तो आंसर दिख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोटेशन है, कोटेशन क्या है, when nature prompted and no law denied promiscuous use of concubine and bride, then Israel's monarch, after heaven's own being, his vigorous warmth did variously impart to wives and slaves। ये कोटेशन कहाँ से है भाई, ये कोटेशन है हमारी एब्सलम एंड अकिटोफेल, रिटन बाय जॉन ड्राइडन। ठीक है, इसकी पब्लिकेशन है 1681। तो यहाँ पे पहले कोटेशन समझ लेते हैं, कोटेशन का मतलब क्या है। इसमें जो इजराइल मोनार्क ऑफ इजराइल है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे उसका जो प्रोमिस्कियस बिहेवियर है। प्रोमिस्कियस बिहेवियर क्या होता है, लाइक हु हैज़ मैनी सेक्सुअल रिलेशनशिप, मतलब मैनी मतलब वेरियस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप जो इसमें इन्वॉल्व होता है, उसको इजराइल के मोनार्क को यहाँ पे प्रोमिस्क्यूअस बताया गया। उसका बिहेवियर काफ़ी प्रोमिस्क्यूअस है, मतलब ही हैज़ मैनी इलिसिट रिलेशनशिप विद अदर कंक्यूबाइन वूर होता है। ठीक है, उनके बारे में, उनके प्रोमिस्क्यूअस बिहेवियर के बारे में बताया गया कि नेचर ने भी उनको प्रॉम्प्ट किया है, किसी जो लॉ है उसने भी डिनाई नहीं किया, मतलब नेचर उसको सपोर्ट कर रही है इस काम में। इस टाइप से ये बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये कहाँ से है और किसके बारे में बात कर रही है, एब्सलम एंड अकिटोफेल से है। इसका सबटाइटल है एब्सलम एंड अकिटोफेल का अ पोइम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की। सबसे पहले अब इस अब्सलम एंड अकिटोफेल की समरी क्या होती है। इसमें जो अब्सलम क्या है, ये एक वो है, किंग का बेटा है, मतलब इलिजिटिमेट सन है, और मतलब रॉयल ब्लड नहीं है इसमें। और अकिटोफेल क्या है, इसको मतलब इंसाइट करता है कि अपने फादर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दो आप। ठीक है, मतलब एक अकिटोफेल है, एब्सलम एंड किंग डेविड जो इसके फादर होते हैं एब्सलम के, और ये इलिजिमेट सन होता है, इलिजिटिमेट सन होता है, मतलब लाइक एक तो होता है, मतलब रियल में जब मैरिज करके जो बच्चा होता है तो उसको बोल देते हैं हाँ भाई ये इसका लेजिटिमेट सन है। जो इलिजिबल जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं वहाँ से इसका ये बेटा होता है, तो कोई रॉयल ब्लड नहीं होता। तो अकिटोफेल बोलता है अब्सलम को अपने फादर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दो और तुम ही थ्रोन के हकदार हो, क्योंकि इसका कोई सन नहीं होता है लेजिटिमेट सन किंग डेविड का। लेकिन अब्सलम बोलता है नहीं, मेरे फादर तो बहुत अच्छे हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरे लिए बहुत कुछ किया और मुझे पता है कि वो मुझे अपना नहीं सकते,
इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी, और मैं डिजर्व भी नहीं करता, लेकिन फिर भी अकिटोफेल इसको काफ़ी इंसाइट करता है। ये है स्टोरी। और ये स्टोरी कहाँ से उठाई गई है? ये हमारी बाइबल से उठाई गई है, न्यू टेस्टामेंट से। ठीक है, न्यू टेस्टामेंट के चैप्टर 14 और चैप्टर बुक सेकंड में और चैप्टर 14 और 18 से ये स्टोरी है। अब ये रिप्रेजेंट कर रही है, जहां से क्वेश्चन बनता है भाई एब्सलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक एलिग्री है। ठीक है, सबसे पहले बात करें, एक एलिग्री है। और एलिग्री क्या होती है? जहां पे हर करेक्टर्स किसी ना किसी या तो अनदर करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं या किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एब्सलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके लिए? एक बात बता दूं, अगर आप इसको पढ़ोगे ना और इसको एक एलिग्री के तौर पर इसको समझ जाओगे, आप पूरा रेस्टोरेशन पीरियड की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको समझ जाओगे भाई इस पॉलिटिकल हिस्ट्री में क्या चल रहा है। और रेस्टोरेशन पीरियड की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, एब्सलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ड्यूक ऑफ मोहम्मद। ठीक है, ड्यूक ऑफ मोहम्मद एब्सलम, एंड अकिटोफिल ड्यूक ऑफ एक मिनट अर्ल ऑफ साफ्सबरी। अर्ल ऑफ साफ्सबरी कौन है? हमारे अकिटोफिल है। और ये किसको इंसाइट करते हैं? जो ये बेटा है ड्यूक ऑफ मोहम्मद। और इसके फादर किसको? जो किंग डेविड है, एब्सलम के फादर जो स्टोरी में किंग डेविड है, वो किंग डेविड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? चार्ल्स सेकंड को। ठीक है, क्लियर? ये स्टोरी थी इसकी, और कुछ नहीं आएगा इसमें से। इसको बस ये काफी कैरेक्टर्स हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ? देखना थोड़ा सा कितना टिपिकल क्वेश्चन बना दिया है। अ डिजर्टेड विलेज, द डिजर्टेड विलेज, अ डिजर्टेड विला, अ डिजर्टेड सिटी। ये तो दोनों है ही नहीं। कंफ्यूजन होगा बच्चों को कहाँ पे होगा? जिन्होंने अपना अच्छे से लिटरेचर कर रखा है। अ डिजर्टेड विलेज या द डिजर्टेड विलेज? सो द ऑप्शन इज थर्ड, द डिजर्टेड विलेज। अब बात करते हैं इसकी क्या कुछ है इसके अंदर, क्या मटेरियल है इसमें। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1770। ठीक है, और किसके बारे में बात कर रही है इसमें? इस पोइम में जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे रूरल वे ऑफ लाइफ डिस्ट्रॉयड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एग्रिएरियन विलेजर्स। मतलब जो रूरल वे ऑफ लाइफ है, जो एक पीसफुल लाइफ होती थी, वो कैसे डिस्ट्रॉय हुआ। कैसे कैसे डिस्ट्रॉय हुआ इन्होंने बताया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एग्रिएरियन विलेजर, ग्रिड ऑफ लैंडलॉर्ड एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंज। इन सब तीनों कारणों ने जो रूरल है, जो लाइफ है, उसको काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया है। कैसे डिस्टर्ब किया है भाई? जो ये एग्रिएरियन विलेजर्स, मतलब जो खेतीहर जो खेती करते हैं किसान, वो अपना जो खेती वगैरह अपने छोड़कर उसमें चले गए हैं। रूरल तो गांव होते हैं, अर्बन लाइफ की तरफ चले गए हैं। और वो उनकी मनसा को नहीं समझ पाए हैं जो लैंडलॉर्ड है। लैंडलॉर्ड ने क्या किया, उनकी जो ज़मीन थी वो खरीद ली और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चालू कर दिया। मतलब वो खुद अमीर हो गए और इनको काफ़ी मिजरेबल कंडीशन में अर्बन लाइफ स्पेंड करनी पड़ रही है इन इंग्लैंड और अमेरिका। मतलब जो रूरल विलेजर्स हैं कहाँ पे चले गए? इंग्लैंड और अमेरिका। लाइक हमारे इंडिया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सभी मतलब यूरोप की तरफ आजकल के जो यूथ है काफ़ी अट्रैक्ट हो रही है, उधर जा रही है अपनी यहाँ की पीसफुल लाइफ को छोड़कर, है ना। काफ़ी क्रेज़ है ना यूरोप में जाने का। तो शायद हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं द डिजर्टेड विलेज, अपना लाइफस्टाइल। अभी काफ़ी कुछ मतलब हर डेली, मतलब मुझे लग रहा है 100-200 बच्चे डेली जा रहे हैं यूरोप में। तो वो और वहाँ पे काफ़ी मिजरेबल कंडीशंस में वो रहते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं, इट वॉज पब्लिश इन 1770, रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ एंड देर आर 430 लाइन्स इन इट, है ना। और एक और जो टाइटल से हम याद रख सकते हैं, एक जॉन क्रैबल थे हमारे राइटर, उनका एक वर्क है द विलेज, ये था द डिजर्टेड विलेज। कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। जॉर्ज क्रैबल का एक वर्क है द विलेज, रिटन इन 1783। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिब्यूट टू पापा। एक मिनट। ट्रिब्यूट टू पापा इज अ पोइम रिटन बाय, ये न्यू क्वेश्चन है भाई, ममता कालिया। ठीक है, और ममता कालिया कौन है? ये एक इंडियन राइटर हैं और इनको व्यास समन एक प्राइज मिला है 2017 में इनके दुखम सुखम वर्क के लिए। ठीक है, याद रखना। ट्रिब्यूट टू पापा रिटन बाय ममता कालिया एंड सी वोन द व्यास समन प्राइज इन 2017 फॉर सुखम एंड दुखम।
ठीक है, ये अदर वर्क्स हैं, अगर करने हैं तो कर लेना। अकॉर्डिंग टू मी दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना। क्वेश्चन फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम इज नॉट रिटन बाय सिल्विया प्लैथ। लेडी लजारस रिटन बाय हर, डैडी एंड एरियल। टू एरियल इज नॉट रिटन बाय हर। ठीक है, और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ याद रखने की है, जो सिल्विया प्लेथ का एक वर्क है द बेल जार। द बेल जार एक नॉवल है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको पढ़ लेना। एरियल की बात करें, अगर एरियल की बात करें, जो जब सबसे पहले मैं बात करती हूँ लेडी लजारस, डैडी एंड द बेल जार, इसमें ये सेल्फ अलाइनेशन एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा मतलब कुछ इस टाइप की सेंस दिखाई गई है। लेकिन जैसे ही जो एरियल इसका जो वर्क है उसमें कुछ डिफरेंट टाइप की सेंस आ जाती है, और ये पोस्थमसली पब्लिश्ड होता है, मतलब उनकी डेथ के बाद 1965 में। किसकी बात कर रही हूँ? एरियल की बात कर रही हूँ। ठीक है, अभी जो मैंने सेल्फ अलाइनेशन एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन सेंस की बात की वो थी लेडी लजारस में, डैडी एंड द बेल जार में। लेकिन एरियल जो इनका वर्क है इनकी डेथ के बाद पब्लिश होता है 1965 में, वहाँ पे इसकी सेंस चेंज हो जाती है। और उस वर्क पर ये बोलते हैं कि जो रॉबर्ट लॉवेल एक अमेरिकन राइटर हैं, वो उनकी एक पोइम है, उनका एक वर्क है लाइफ स्टडीज़, उसका काफ़ी इम्पैक्ट है एरियल जो इनका वर्क है उस पर। ठीक है, और जो रॉबर्ट लॉवेल का लाइफ स्टडी है पब्लिश इन 1959। कुछ अदर पोइम्स हैं, हाँ, लेकिन जो इनका एरियल वर्क है वहाँ पे कुछ मेंटल इलनेस का डिस्क्रिप्शन बताया गया है। ठीक है, सिल्विया प्लेथ में थोड़ा सा ऐसा डिप्रेशन वाली थिंग्स थी, और ये कन्फेशनल पोइट है। ठीक है, कन्फेशनल पोइट क्या होते हैं? जैसे हमारी कमला दास थी जो इंडियन राइटर हैं। ठीक है, ये कन्फेशनल पोइट थी। और ये कुछ अदर वर्क है टुलिप्स, डैडी एंड लेडी लजारस। नेक्स्ट वर्क इज रॉबर्ट बर्न बोर्न इन स्कॉटलैंड, एक स्कॉटलैंड राइटर थे ना, इसका सबको ही पता होगा, इजी क्वेश्चन है। और ही वॉज फेमसली कॉल्ड बार्ड ऑफ एयरशायर। तो जैसे क्योंकि इनका जन्म एयरशायर में हुआ, दैट इज वाई ही वॉज कॉल्ड बार्ड ऑफ एयरशायर, एंड ही बोर्न इन 1759। और क्या ये वहाँ के एक मतलब जैसे नेशनल पोइट होते हैं ना, उस टाइप के पोइट थे। और यहाँ से पढ़ लेना अगर पढ़ने की कोई, मुझे नहीं लगता यहाँ से कुछ है। कुछ इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे हैं। सबसे पहली चीज़ है इनका ओल्ड लैंग शिंग, एक जो एक पोइम है, इनका एक सॉन्ग है। इट इज़ संग एट हॉगमैनी मीन्स लास्ट डे ऑफ द ईयर। जो इनका एक ये जो पोइम है, जो इनका सॉन्ग है ओल्ड लैंग सिंग, इट इज़ संग ऑन एट हॉगमैनी लास्ट डे ऑफ द ईयर। ठीक है, एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज इसकी अनदर सॉन्ग या पोइम है जो स्कॉट वा हाई। इट वॉज द नेशनल एंथम ऑफ द स्कॉटलैंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नेशनल एंथम क्या था? स्कॉट वा है, और दूसरी पोइम थी ओल्ड लैंग सिंग। ठीक है, क्लियर ना? याद रखने की बातें हैं ये दोनों, या इसको याद रखना। अनदर इम्पोर्टेंट वर्क्स आर टू ए माउस एंड द बैटल ऑफ शेरमर, टैमो सेंटर, इसको पढ़ लेना। टैमो सेंटर को अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग सी है। ए फॉन्ट किस, टैमो सेंटर तो वैसे नेट में पूछा जाता है, इसको पढ़ ही लेना। अदर जितने भी हैं उनका टाइटल याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स पर्सनिफाइज नेसेसिटी इन पीबी शैलेज प्रोमेथियस अनबाउंड। नेसेसिटी को कौन पर्सनिफाई कर रहा है, मतलब कौन दिखाता है नेसेसिटी? जो वर्च्यू है नेसेसिटी, वो किसके थ्रू दिखाया गया है? वो आंसर इज डेमागोर्गन। ये एक करेक्टर है इसमें प्रोमेथियस अनबाउंड में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोमेथियस अनबाउंड की। प्रोमेथियस अनबाउंड इट वाज ए लिरिकल ड्रामा पब्लिश इन 1820। और 1820 से याद आया, जॉन किट की दो पोइम है, मोस्टली जॉन किट्स की पोइम पब्लिश इन 1820, टू ऑटम एंड ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। ठीक है, वो भी 1820 में पब्लिश हैं। और प्रोमेथियस अनबाउंड किसका वर्क है? ये पीबी शैले का है। कंफ्यूजन मत करना वहाँ पे, बस मैं पब्लिकेशन कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, प्रोमेथियस अनबाउंड पब्लिश इन 1820 और एक लिरिकल ड्रामा है और 4 एक्ट्स में है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये सभी। इट वॉज ए रिप्लाई टू एस्किलस प्रोमेथियस बाउंड।
किसको रिप्लाई है? एस्किलीज, जो एक ग्रीक राइटर थे, उनको रिप्लाई है। एस्किलीज का वर्क था प्रोमीथियस बाउंड और इन्होंने लिखा प्रोमीथियस अनबाउंड। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्टोरी क्या है। प्रोमीथियस होता कौन है? ये एक जो स्पिरिट है, जो हेवनली स्पिरिट है, और क्या करता है, ये हेवन से फायर लेके और मोर्टल्स को दे देता है, मतलब ह्यूमन बीइंग को दे देता है, और जो जीसस हैं उनको पनिशमेंट देते हैं। इस पे ये स्टोरी बेस्ड है। अब बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन का करेक्टर था, डेमागोगन रिप्रेजेंट नेसेसिटी। वो कौन है? वो ही इज द स्पिरिट ऑफ अंडरवर्ल्ड। कौन है? स्पिरिट ऑफ अंडरवर्ल्ड, associated with the realm of night and the world of dead in pagan mythology। पैगन माइथोलॉजी से एक करेक्टर उठाया गया है जो स्पिरिट ऑफ अंडरवर्ल्ड या वर्ल्ड ऑफ डेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कौन होता है? ही वॉज द सन ऑफ थीस्ट एंड जुपिटर। एक मिनट, लेट मी टेक द पेन। जुपिटर एंड थीस्ट उसका बेटा होता है। ठीक है, और उसके बारे में शैले की पोइम में डेमागॉर्गन के बारे में जो कोटेशन आई है, जिसके बारे में मतलब जो कोटेशन यूज करते हैं वो इसके बारे में बताया गया, वो इंपॉर्टेंट है। डूम विच लाइज कोल्ड अंडर द थ्रोन ऑफ जुपिटर। ठीक है, ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। डूम विच लाइज कोल्ड अंडर द थ्रोन ऑफ जुपिटर। ठीक है, इतना ही। प्रोमीथियस अनबाउंड लिरिकल ड्रामा 1822, पीबल शैले एंड डेमागोगन रिप्रेजेंट नेसेसिटी। और कौन किसका था, ये इतना ही याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे शायद वो कट गए हैं, इसका सीक्वेंस कौन सा क्वेश्चन है मैं बता देती हूँ इसको, एक मिनट। ये क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है भाई, ये जो अभी करवाने जा रही हूँ मैं, एक मिनट। 7th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाचिंग द performance of William Shakespeare's play A Midsummer's Night Dream observed it is the most insipid, ridiculous play that I ever saw in my life। The answer is सैमुअल पिपी। सैमुअल पिपी की ये कोटेशन है। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। सैमुअल पिपी जो एक डायरिस्ट हैं, उन्होंने कोटेशन दी थी अपनी डायरी में। ठीक है, विलियम शेक्सपियर के वर्क पर अ मिडसमर नाइट ड्रीम। ठीक है, और इंपॉर्टेंट कोटेशन है। 2 वर्क पे कोटेशन आती है इनकी। ये तो क्वेश्चन आ ही गया मिडसमर नाइट ड्रीम का, तो दूसरी आती है 12th नाइट पे। ठीक है, अब बात करते हैं क्या अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये तो समझ आ गया भाई किन्होंने ये शेक्सपियर के वर्क के बारे में ये बात बोली है। ये हमारे सैमुअल पिपी ने बोली है और अपनी डायरी में बोला है। इनकी डायरी जो ये डायरिस्ट थे ना, सैमुअल पिपीज एक डायरिस्ट थे। इन्होंने अपनी डायरी राइट स्टार्ट की जनवरी 1660 से एंड फिनिश्ड, मतलब लिखी, मतलब लास्ट डे तक कब तक लिखी? 1669 तक। ये तो इन्होंने लिखी है, लेकिन पब्लिश इनकी डायरी पब्लिश कब होती है? 1825 में। ठीक है, इनकी डायरी 1825 में पब्लिश होती है। और जो ये कोटेशन आती है, क्या होता है, ये एक लेडी हैं मिसिस मार्गरेट पेन, उनके साथ डिनर पे होते हैं। डिनर लेने के बाद ये वो देखने जाते हैं प्ले, और वो प्ले कहाँ पे परफॉर्म हो रही थी? किंग्स थिएटर में। वहाँ पे ये प्ले देखते हैं मिसिस मार्गरेट पेन के साथ, और वहाँ पे ये बात बोलते हैं, इट इज़ द मोस्ट रिडिकुलस प्ले। ठीक है, देन नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, नेम द प्ले राइट हु रोड द प्ले इपिकॉन एंड द साइलेंट वुमन। मतलब इसका सब टाइटल है इपिकॉन का। इट वॉज रिटन बाय बेन जॉनसन एज एवरीबडी नोज, एंड पब्लिकेशन इज इम्पोर्टेंट 1609। मैं हर वर्क की पब्लिकेशन क्यों बता रही हूँ? क्योंकि आप देखोगे अभी जो रिसेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं जो नेट में, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना काफ़ी कुछ आ रहा है। तो दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू रिमाइंड यू अबाउट द पब्लिकेशन ऑफ द एवरी वर्क। सो अगर इफ़ आई टॉक अबाउट द अदर वर्क्स ऑफ बेन जॉनसन, वोल्पोन दूसरा वर्क है इनका बेन जॉनसन का, जो कि पब्लिश हुआ है 1605 और 1606 में, इसके अराउंड पब्लिश हुआ है। ठीक है, 2 वर्क यहाँ से हो गए आपके बेन जॉनसन के, वोल्पोन एंड एपिकॉन। वोल्पोन पब्लिश इन 1605 टू 1606 इसके अराउंड है, और जो एपिकॉन है वो 1609। अब बात करें एपिकॉन की, इसमें स्टोरी क्या चलती है? सबसे पहली बात तो वोल्पोन और एपिकॉन दोनों ही कॉमेडी हैं, और ये इसका जो सब टाइटल है एपिकॉन का, द साइलेंट वुमेन। यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा साइलेंट वुमेन क्या मतलब। यहाँ पे क्या स्टोरी होती है? एक इसमें मोरोस कैरेक्टर होता है जो कि एक ओल्डर मैन होता है, और एक डॉल्फिन जो इसका नेफ्यू होता है। मोरोस का नेफ्यू होता है डॉल्फिन। मोरोस मतलब एक ओल्डर मैन है जिसको थोड़ा सा भी मतलब नॉइस पसंद नहीं है।
वो बिल्कुल शांत घर में रहता है, उसको थोड़ा सा भी नॉइज़ पसंद नहीं है। उसके घर में पिन ड्रॉप साइलेंस रहती है। काफ़ी हैवी हैवी कर्टेल्स लगा रखे हैं अपने घर में, काफ़ी हैवी हैवी मैट बिछा रखे हैं, मतलब फ्लोर पे भाई कोई अगर कोई भी सर्वेंट चलता है तो थोड़ा सा भी पैरों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मतलब इस टाइप से एक्सट्रीम लेवल पर वो शांति को पसंद करता है। मतलब शांति मीन्स वो मतलब साइलेंस को मतलब वो करता है, मतलब समझ गए आप। तो फिर क्या होता है, मतलब इसका जो डॉल्फिन को पता चलता है भाई मेरे अंकल हैं जो मुझे डिसहेरिट कर रहा है, मतलब मुझे अपनी संपत्ति से बेदखल कर रहे हैं। बेदखल मीन्स मुझे कुछ नहीं देंगे। तो ये सोचता है मुझे इससे बदला लेना होगा अपने अंकल से, तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान करता है। इसके फ्रेंड्स जो होते हैं इसके प्लान में शामिल क्लेयरमॉन्ट एंड ट्रूविट। अनदर करेक्टर इज क्यूट ब्राइड, एक मिनट, क्यूट ब्राइड जो एक बार्बर होता है, ठीक है। इन तीनों के साथ कौन कौन, क्लेयरमॉन्ट, ट्रूविट एंड क्यूट बियर्ड, जो एक बार्बर होता है, क्यूट बियर्ड। क्या प्लान बनाते हैं कि मैं ना अपने अंकल की शादी किसी लेडी से करवा दूंगा और उनको बोलूँगा ये बहुत ही शांत लेडी है, इनको भी थोड़ा सा भी मतलब पसंद नहीं है शोर शराबा, और वो मतलब ऐसे करवा देंगे, मतलब रियल में नहीं, अपने फ्रेंड को लेडी बनाएंगे। और कौन फ्रेंड वो लेडी बनता है, क्यूट बियर्ड। क्यूट बियर्ड जो साइलेंट लेडी बनती है जिसका नाम है एपिकॉन, ठीक है, ये फैक्ट याद रखना आपको। और इनकी शादी करवा देते हैं, लेकिन जैसे ही शादी होती है, शादी के बाद अचानक से वो बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्लाने लगती है, और ये वो फिर वो मतलब मोरोस को पता चलता है अरे ये क्या कर दिया, मतलब कितना डिस्टर्बिंग लेडी है ये, तो वो डिवोर्स के लिए अप्लाई करता है। इस टाइप से काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, और ये जो डिवोर्स में जिसके लिए अप्लाई कर रहा है वहाँ पे भी डॉल्फिन के फ्रेंड्स ही होते हैं। तो ऐसी ये स्टोरी है, ठीक है, समझ गए आप। इतना ही याद रखना, मोरोस, डॉल्फिन, क्लेयरमॉन्ट, ट्रूविट एंड इंपॉर्टेंट इज क्यूट बियर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ क्वेश्चन इज अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि हमारा एक इंडियन राइटर है कालिदास, सबको पता होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम रिटन बाय कालिदास, एक ड्रामा है। ये कितनी लैंग्वेज में है, ठीक है। ये जो आंसर है ये संस्कृत में है, सुरसेनी, महाराष्ट्री एंड मगधी, ये 4 लैंग्वेज हैं। ट्रिक क्या है, 2 एस हैं, 2 एम हैं, संस्कृत और सुरसेनी, महाराष्ट्री एंड मगधी, ठीक है। और इट वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय विलियम जोन्स, ये याद रखना भाई। विलियम जोन्स ने कब इसको मतलब ट्रांसलेट किया, 1689 में। इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, विलियम जोन्स ने इसको ट्रांसलेट किया। यहाँ से बस इतना ही, और जो आपका क्वेश्चन है वो याद रख लेना। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। अभी किचन सिंक ड्रामा पे हैं। किचन सिंक ड्रामा से रिलेटेड कौन से राइटर हैं, वो है हमारे भाई, सबसे पहले सबको भी पता है जॉन ऑसबर्न है, अर्नोल्ड वेस्कर, सेले डेलिनी एंड जॉन आर्डन। कौन कौन है, जॉन ऑसबर्न, अर्नोल्ड वेस्कर, सेले डेलिनी एंड जॉन आर्डन, ठीक है। जॉन ऑसबर्न का सबको पता हुआ है, इनका जो वर्क है लुक बैक इन एंगर, ठीक है। और अर्नोल्ड वेस्कर की जो वेस्कर ट्रायलॉजी है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई हुई है, वेस्कर ट्रायलॉजी। और सेले डेलिनी का एक टेस्ट ऑफ हनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इनको देख लेते हैं, इनके वर्क्स को। सबसे पहले किचन सिंक ड्रामा से रिलेटेड कौन से राइटर्स हैं, प्ले राइट हैं, तो ये 4 हैं भाई, ऑसबर्न, वेस्कर, डेलेनी एंड जॉन आर्डन। जॉन ऑसबर्न का जो वर्क है लुक बैक इन एंगर 1956 में पब्लिश है, ये भी एक किचन सिंक ड्रामा है। किचन सिंक ड्रामा क्या होता है, इसमें ना थोड़ा सा जो सेटिंग होती है ना, जो ड्रामा की जो बैकग्राउंड होता है, जहाँ पे मतलब जो सेटिंग होती है वो थोड़ा सा हाउस होल्ड होती है, लाइक घर में जो हो रहा है। अगर आप लुक बैक इन एंगर पढ़ोगे ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि किचन सिंक ड्रामा है क्या। किचन सिंक मतलब अपने घर से रिलेटेड ही होता है, कोई आउटसाइड वो नहीं होती इसमें, मतलब ठीक है। इसमें घर के अंदर ही सेटिंग होती है मोस्टली, कि घर क्या चल रहा है। और दूसरा है ये इसकी सेले डेलिन का टेस्ट ऑफ हनी है, 1958 में पब्लिश्ड है। और जो हमारी ट्रायलॉजी अर्नोल्ड वेस्कर की ट्रायलॉजी बोली थी, चिकन सूप विद बार्ले, रूट्स एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जेरूसलेम। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना भाई। चिकन सूप विद बार्ले, रूट्स एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जेरूसलेम। और इनकी वो सीक्वेंस भी याद कर लेना। सीक्वेंस इजी है ना, लुक बैक एंड एंगर 1956 में आया, फिर 1958 में टेस्ट ऑफ हनी जो सेले डेलिनी का है, और ये इसका डिब्यूट वर्क है,
ठीक है, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग थी इनकी। अर्नोल्ड वेस्कर की ट्रायलॉजी 1958 से स्टार्ट होती है, 58, 59 एंड 60। एंड जॉन ऑसबर्न का अनदर वर्क इज द एंटरटेनर 1957। ठीक है, ये तो बिल्कुल सीक्वेंस में लग सकते हैं, ठीक है, याद कर लेना इनको। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशनिज्म, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है भाई। जो एक्सप्रेशनिस्टिक टेक्निक किस किस वर्क में अप्लाई की गई है? द आंसर इज हेयर एप, एम्परर जोन्स, रैपिड ट्रांजिट एंड एडिंग मशीन। इन वर्क में ये टेक्निक अप्लाई हुई है। एक्सप्रेशनिज्म होता क्या है? इट इज ए आर्टिस्टिक स्टाइल, एक आर्टिस्टिक स्टाइल होता है दैट फोकस ऑन सब्जेक्टिव इमोशन रादर देन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बजाय वो सब्जेक्टिव इमोशन एंड रिस्पॉन्स पर मतलब फोकस करते हैं। जैसे अगर मैं कोई वर्क लिख रही हूँ तो उसमें अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन दिखाऊं बजाय बाहर की रियलिटी के, भाई बाहर क्या हो रहा है, अपने अंदर की बातें अपनी बारे में बताना, वो होता है एक्सप्रेशनिज्म। और अब बात करते हैं कुछ, ये किसने इस टर्म को मतलब पॉपुलराइज किया? कुछ पेंटर्स थे। कौन कौन थे? विंसेंट वैन गो, पॉल गॉइन एंड एडवर्ड मंच। ठीक है, एडवर्ड मंच। तो इसकी जो थोड़ा ट्रिकी है, इसको ट्रिक बना के याद कर सकते हो। गो, गैनग्वाइन एंड मंच। गो, गैनग्वाइन एंड, एक गैनग्वाइन नहीं है, गोइन, गोगिन, गोगिन, गोगिन है ये। गो, गोगिन एंड मंच, ये जो पेंटर्स हैं इन्होंने एक्सप्रेशनिज्म को काफ़ी पॉपुलराइज किया। अब बात करते हैं जो ये हमारे वर्क आए हैं, रिटन बाय द हेरी एप एंड एम्परर जोन, रिटन बाय यूजिन और नेल। यूजिन और नेल यहाँ पे होगा, ये रहा यूजिन और नेल, ये दो वर्क हैं इनके। और रैपिड ट्रांजिट, सबसे पहले एडिंग मशीन रिटन बाय एल्मर राइस, एडिंग मशीन रिटन बाय एल्मर राइस एंड एक मिनट, रैपिड ट्रांजिट रिटन बाय लेजोस एग्री, लेजोस एग्री। ठीक है, इतना ही कर लेना, यहाँ से ज़्यादा मत जाना। अगर टाइम पीरियड देखना है तो हेयर ऐप और इसका देख लेना, एम्परर जोन इसमें दिया नहीं हुआ। अभी यहाँ पे 15 क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, 15 क्वेश्चन करेंगे डेली के, और उससे आगे नहीं होगा अभी, ठीक है, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। 12th क्वेश्चन इज अपार्ट फ्रॉम बर्टोल्ट ब्रेच अदर हु हैव इन्फ्लुएंस्ड एपिक थिएटर। एपिक थिएटर मतलब एपिक थिएटर से कौन कौन जुड़े हुए हैं ये बात करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे कौन से रहा, एक मिनट, सबसे पहले हमारे जो बर्टोल्ट ब्रेच, इसका तो आप सबको ही पता है ना, ठीक है। अलाइनेशन इफेक्ट, जो एलिनेशन, एलिनेशन इफेक्ट जो टर्म है इन्होंने दी थी बर्टोल्ट ब्रेच ने, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी बात कर रहे हैं इनके सिवाय और कौन कौन एपिक थिएटर से जुड़े हुए हैं। हमारे इरविन पिस्कार्टर एंड मैक्स रीनहार्ट, मैक्स रीनहार्ट एंड इरविन पिस्कार्टर, ये एपिक थिएटर से जुड़े हुए हैं। कुछ और राइटर्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, वो हैं हमारे, एक मिनट, जॉर्ज बकनर, फ्रैंक विडकाइन, इरविन पिस्कार्टर, ये हमारा हो ही चुका है, और लिपर्ड जेसनर, इनको याद कर लेना, ठीक है। अभी बात करें हम अलाइनेशन इफेक्ट होता क्या है। अलाइनेशन इफेक्ट मतलब ये क्या होता है, जब जो, एक मिनट, इसको यहाँ से एज इट इज पढ़ लेते हैं फिर बताती हूँ। ही यूज द टर्म अलाइनेशन इफेक्ट टू क्रिएट ए इमोशनल डिस्टेंस बिटवीन ऑडियंस एंड एक्शन ऑन द स्टेज। मतलब इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है जब भी कोई ड्रामाटिस्ट, प्ले राइट, ऑडियंस और एक्शन ऑफ स्टेज में। मतलब जब हम कोई ड्रामा देखते हैं, ठीक है, या कोई मूवी कुछ भी देख रहे हैं, तो उससे हम थोड़ा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं ना। अगर वहाँ पे कुछ दुख का सीन आता है तो हम दुखी हो जाते हैं, अगर हम कुछ रोमांटिक सीन आता है तो हम रोमांटिक हो जाते हैं, अगर कुछ कॉमिकल सीन आता है तो हम वी ब्रस्ट इनटू लाफ्टर, हम जोर से हंसने लगते हैं। तो ऐसा होता है मतलब। और फिर लेकिन अलाइनेशन इफेक्ट क्या है, यहाँ पे प्ले राइट बताने की कोशिश करता है भाई आप ड्रामा देख रहे हो, इससे इमोशनली कनेक्ट मत हो। मतलब जैसे हम वी ब्रस्ट आउट इनटू टीयर्स, हम रोने लगते हैं, तो आप यहाँ पे रोने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पे ऑडियंस को पता होता है कि मैं ड्रामा देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे इमोशनली और अपने दिल से इससे कनेक्ट नहीं होना है, ठीक है।
इमोशनल डिस्टेंस बिटवीन ऑडियंस एंड एक्शन। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इन राइटर्स के कुछ वर्क्स हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है हमारे बर्टोल्ट ब्रेच का है अ मैन इज ए मैन एंड थ्री पेनी ओपेरा। इंपॉर्टेंट, थ्री पेनी ओपेरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क भाई। पब्लिश इन 1928, इसकी जो पब्लिकेशन है याद रखनी है, थ्री पेनी ओपेरा। और दूसरा वर्क है अ मैन इज अ मैन। और अनदर एक ऐसे है 1930 का ऐसे है अ मॉडर्न थिएटर इज द एपिक थिएटर। बर्टोल्ट ब्रेच के ही वर्क है, तीन याद रख लेना इसको। और जो ये ग्रुप ऑफ राइटर्स हैं उनको भी याद रख लेना। नेक्स्ट वर्क है एक एक्लेस्टिकल पॉलिटी, रिटन बाय हमारे रिचर्ड होकर। इन रिचर्ड होकर के बारे में लगभग यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑफ लॉज ऑफ एक्लेस्टिकल पॉलिटी, रिटन बाय रिचर्ड होकर। तो और अब बात करते हैं इसकी पब्लिकेशन की। देर आर 8 पार्ट इन इट, मतलब 8 बुक्स हैं इसमें। पहली 4 बुक्स पब्लिश इन 1593, 5th इन 1597 एंड नोटिस करना इस चीज़ को, 6th एंड 8th रिटर्न इन पब्लिश इन 1640। 6th और 8th, 7th नहीं, 1648 में 6th और 8th आई हैं। अभी 1661 में अभी 7th आई है, मतलब सबसे लास्ट में 7th बुक आई है। ठीक है, याद रखना इसको, 1593, 1597, 1648 एंड 1661। और इसका कंटेंट क्या है, इसका मैटर क्या है इसमें, ये इट वॉज रिटन इन डिफेंस ऑफ एंग्लिकन चर्च अगेंस्ट द अटैक ऑफ प्यूरिटन। ठीक है, इट इज रिटन इन द डिफेंस ऑफ एंग्लिकन चर्च, इसको याद रखना। एंड नेक्स्ट द 14th क्वेश्चन इज who wrote the instructional manual for the fisherman? Complete Angler, इसका सबटाइटल है द कंटेम्पलेटिव मैन्स रिक्रिएशन। इट वॉज रिटन बाय इजाक वाल्टन। इजाक वाल्टन ने कंप्लीट एंगलर को लिखा है और पब्लिश इन 1653। इसकी भी पब्लिकेशन मत भूलना भाई, काफ़ी रिपीटेड वर्क है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कन्वर्सेशन है वेंटोर और पिस्काटर। यहाँ पे 3 करेक्टर हैं, ऑसेप्स, वेंटोर एंड पिस्काटर। पिस्काटर कौन है, एक फिशरमैन है, वेंटोर हंटर है और ये फॉलर है। जो पिस्काटर है वेंटर को फिशिंग के बारे में इंस्ट्रक्शन देता है, हंटर को क्या देता है, इंस्ट्रक्शन, कैसे फिशिंग होती है, कैसे आप फिश को पकड़ सकते हो, कैसे उसको फिर आप कुक कर सकते हो, ऐसे हैं। ठीक है, बस इतना ही याद रखना कौन किसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है। और इसके वर्क, इसका टाइटल और रिटन बाय इजाक वाल्टन। एंड देन लास्ट एंड द 15th क्वेश्चन, what did Matthew Arnold imply the term Haberism in culture and anarchy? ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है भाई, बार बार रिपीट होता है। इट वॉज पब्लिश इन कल्चर एंड एनार्की, रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, पब्लिश इन 1869। ठीक है, यहाँ पे ये 3 उसको क्लास में मतलब सोसाइटी को 3 क्लास में डिवाइड कर देता है। बोलते हैं कुछ यहाँ पे बारबेरियन है, कुछ फिलिस्तीन है और कुछ पॉपुलेंस है। पॉपुलेंस सबसे पहले बारबेरियन किसको बताया इन्होंने, 1 मिनट। बारबेरियन कौन है, हु आर विद देयर लॉफ्टी स्पिरिट, सेरेनिटी एंड डिस्टिंगाइज्ड मैनर, देयर इन असेसिबिलिटी टू आइडियाज। बारबेरियन को बोला है इन्होंने। फिर बात करें फिलिस्तीन की, द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ रिलीजियस नॉन कन्फर्मिटी विद प्लेंटी ऑफ एनर्जी एंड मोरालिटी। काफ़ी एनर्जी और मोरालिटी होती है, बट लेक्स स्वीटनेस एंड लाइट। इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, ये नेट में रिपीट होती है बार बार। हु यूज द टर्म स्वीटनेस एंड लाइट, हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड हैं वो। ठीक है, और कहाँ पे यूज कर रहे हैं, हमारे कल्चर एंड एनार्की में। और किससे रिलेटेड यूज कर रहे हैं, फिलिस्तीन से रिलेटेड यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनमें स्वीटनेस है और लाइट नहीं है। फिर बात करते हैं पॉपुलेस। पॉपुलेस कौन है, हु आर स्टिल रो एंड ब्लाइंड। ठीक है, इतना ही। अब बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है, हेबरिज्म है क्या। ही टॉक्स अबाउट हेबरिज्म, 1 मिनट। द वर्ड हेबरिज्म डिस्क्राइब्स ए क्वालिटी, character, nature and method of thought, system of religion attributed to हिब्रू पीपल। हिब्रू पीपल के क्वालिटी, करेक्टर, नेचर, सिस्टम ऑफ रिलीजन, मतलब उनकी क्या कल्चर है, उनका क्या सोसाइटी है, वो कैसे सोचते हैं, वो क्या करते हैं, उनके बारे में बताते हुए हिब्रिज्म नामक टर्म को ये यूज़ कर रहे हैं। और हेबरिज्म रिप्रेजेंट, जो कि हमारा क्वेश्चन था, वो क्या था, मोरल एजुकेशन। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डिड मैथ्यू अर्नोल्ड इम्प्लाई
बाय द टर्म हेब्रिजन मीन मतलब मोरल एजुकेशन के वो बारे में वो बात कर रहे हो, किससे रिलेटेड है, हिब्रू पीपल के बारे में। ठीक है, आज के क्वेश्चन बस 15 ही होंगे। आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको करना ये काफ़ी फैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपके लिए भी काफ़ी टफ होगा, तो इतने ही फैक्ट आप रिवाइज कर लेना और नेक्स्ट वीडियो में कल लेकर आऊँगी। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। एंड करने से पहले मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मेरे चैनल को मतलब मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करें और कमेंट भी करें कि मैं कैसा करवा रही हूँ। इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर टुडे।